हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज़ जतिन और अब मेरे साथ ये एनालिसिस करते हैं HIV एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बिल 2014 का। अभी ये पार्लियामेंट में कुछ एक्टिविटी चल रही है बिल को लेके, हमने न्यूज़पेपर में देखा, तो अभी डिटेल में इसका एनालिसिस करते हैं। सी द फुल नेम ऑफ द बिल इज़ HIV एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बिल 2014। रीज़न क्या है, इसका टारगेट क्या है बिल का? एंडिंग द एपिडेमिक बाय 2030। जो 2030 तक ये जो इसको एड्स को जड़ से मिटाने की इसका उद्देश्य है बिल का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर भी हमने ये कमिटमेंट कर रखी है वर्ल्ड लेवल पे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप सबको पता होगा कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो अभी ख़त्म हुए हैं 2015 में, उसके बाद 2016 से मिलेनियम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इफेक्ट में आ गए हैं, मतलब लागू किए जा रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे सारी कंट्रीज़ के द्वारा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि डेवलप भी होंगे लेकिन सस्टेनेबल बेसिस पे होंगे, ये नहीं कि सिर्फ हम ग्रो। उस सेंस में ये एपिडेमिक को, एड्स को ख़त्म करने की बात करी गई है। इंडिया का अपना टारगेट जो अचीव करना है वो इस बिल के ज़रिए अचीव करने की बात है। दिस बिल वुड प्रोवाइड एसेंशियल सपोर्ट टू नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। अब ये इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारा जो NACP फेज चल रहे हैं, इसके वेरियस फेजेस आगे हम देखेंगे, इसमें उसको सपोर्ट करेगा ये, कि मतलब पहले से उसमें जो प्रावधान है उनको और स्ट्रेंथन करेगा और सशक्त करेगा। सेलियंट प्रोविजंस हम इसके देखते हैं। प्रोविजंस ये हैं कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ये कदम उठाने होंगे। इसमें प्रिवेंट करना है स्प्रेड ऑफ HIV एड्स। ये नॉर्मल सी बात है, ये तो हर चीज़ में कोई आंसर नहीं भी आता हो या आप तब भी लिख सकते हो। इट प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट। अब हम देखते हैं कि इनकी मतलब इन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। स्कूल में जो बच्चे हैं HIV एड्स से पीड़ित हैं और उनके जो माँ बाप हैं उनको ऑस्ट्रेसाइज किया जाता है, मतलब एक तरह का उनको मतलब हीन भावना से देखा जाता है। तो ये बिल उस चीज़ पे लगाम कसने की बात करता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसके अंदर पुख्ता इसमें सज़ा और उस फाइन का इसमें प्रावधान है। और तीसरी चीज़ इसमें यह है, इट प्रोवाइड्स फॉर इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी विद रिगार्ड टू देयर ट्रीटमेंट। मतलब इसमें यह बोला जा रहा है कि अगर कोई आदमी एड्स से HIV से पीड़ित है तो उसका अनुमति ली जाएगी उसका इलाज करने से पहले, और उससे ये भी बोला जाएगा कि पूरी सीक्रेसी के साथ उसका ये इलाज किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उस इलाज के चलते हॉस्पिटल में या उसकी गली मोहल्ले में पड़ोस में उसको कोई डिस्क्लोज़ किया जाएगा, किसी को बताया जाएगा। ऐसा इसमें ये है कि ऐसा लीक आउट करने पे डॉक्टर या मेडिकल जो भी स्टाफ होगा उसके खिलाफ भी इसमें प्रावधान रखे गए हैं, ताकि उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी, उनकी प्राइवेसी को, HIV पीड़ित जो पेशेंट्स हैं उनकी प्राइवेसी को यहाँ पे बरकरार रखा जा सके। अब चौथा पॉइंट इसमें ये है, प्रोवाइड एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी फॉर पर्सन्स विद HIV और एड्स। अब ये देखते हैं इसमें एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी क्या है, ये हम आगे इसमें देखेंगे। फ्री एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की बात कर रहे थे यहाँ पे, और इसमें आगे एनालिसिस में और भी चीज़ें हम इसमें देखेंगे कि इसे कम कर दिया गया है। अब जानेंगे कैसे। फिफ्थ पॉइंट इसमें है, फैसिलिटेट एक्सेस टू वेलफेयर स्कीम्स स्पेशली फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। मतलब बिल के अंदर जो ये और जो स्कीमें हैं विमेन और चिल्ड्रन के लिए, बच्चों और माताओं के लिए, उसके अंदर दोबारा से कहा गया है कि ये बिल उनको उनके एक्सेस में, मतलब महिलाएं और बच्चे उसका लाभ उठा सकें स्कीम्स का जो ऑलरेडी चल रही हैं वेलफेयर स्कीम्स। बिल के अंदर HIV और एड्स बिल के अंदर उसका दोबारा से प्रावधान दिया गया है। और 6वां पॉइंट इसमें यह है, फॉर्मुलेट एड्स एजुकेशन कम्युनिकेशन प्रोग्राम दैट आर एज अप्रोप्रिएट। अब ये कह रहा है कि एजुकेशन पहले, मतलब ये जानकारी, मतलब हम फैलाएं, इंफॉर्मेशन स्प्रेड करें ऐसा, ताकि HIV और एड्स और ना फैले। ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में हम ऐसे मतलब जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा दे, जैसे हम TV पे देखते हैं, दूरदर्शन चैनल पे जो भी कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स, एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन में भी अब इसके प्रावधान रखे जा रहे हैं, ताकि हम इस बीमारी को जड़ से मिटा सकें 2030 तक। और इसमें एज अप्रोप्रिएट, जैसे कि अगर कोई बच्चे हैं उनके लिए एज अप्रोप्रिएट हो, जेंडर सेंसिटिव, तो ऐसा नहीं है कि मतलब महिलाओं के लिए वो मतलब एक इंटिमिडेटिंग हो जाए, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। एंड नॉन स्टिग्मेटाइजिंग का मतलब ये है कि किसी को
हीन भावना से नहीं देखा जाएगा एचआईवी पीड़ित पेशेंट्स को। और एज अप्रोप्रिएट, जैसे अगर कोई एडोलसेंट लड़कियां हैं 19 साल 18-19 साल की उम्र के पहले की, तो उनके हिसाब उनके लिए जो एडवर्टीजमेंट्स बनेंगी, उनको इस चीज़ के एड्स के बारे में एजुकेट करने के लिए जो एडवर्टीजमेंट्स बनेंगी, जो एजुकेशन प्रोग्राम बनेंगे, वो उनकी एज के हिसाब से होंगे। और जो महिलाएं हैं उनके लिए जो प्रोग्राम बनेंगे वो उनके हिसाब से होंगे। जेंडर सेंसिटिव जो मतलब मेल हैं उनके लिए जो प्रोग्राम्स होंगे वो थोड़े ओपन होंगे, और जो फीमेल्स हैं उनके लिए जो प्रोग्राम्स होंगे वो थोड़े और अलग होंगे। तो ऐसे सेपरेशन करके इसे रखा गया है ताकि ये नहीं हो कि मतलब एक किसी कम्युनिटी के लिए, वो जेंडर के लिए, फीमेल या मेल के लिए वो इंटिमिडेटिंग हो जाए, स्टिग्मेटाइजिंग हो जाए। तो ये चीज़ों का ध्यान रखा गया है बिल में। 7th इसमें यह गाइडलाइंस फॉर केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद एचआईवी और एड्स। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो चिल्ड्रन के लिए अलग से इसमें गाइडलाइन होंगी बच्चों के लिए, ताकि उनकी केयर और देख रेख ध्यान से हो सके। ऐसा नहीं है कि पेशेंट ओवरलोड के चलते किसी अस्पताल में इन बच्चों को नज़रअंदाज करा जाए मेडिकल स्टाफ द्वारा। तो ये इसके लिए सेपरेट गाइडलाइंस होंगी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों के लिए। और 8वां पॉइंट इसमें यह है राइट टू एचआईवी प्रिवेंशन, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट एंड काउंसलिंग। ये चारों को एक एक करके देखते हैं। राइट है हमारा कि एचआईवी प्रिवेंट किया जा सके, कि मतलब ऐसा नहीं है कि हो गया, मतलब बीमारी आ गई और उसके बाद हम उसका टेस्टिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और एचआईवी टेस्टिंग जैसे कि सरकारी अस्पतालों में फ्री में किया जाता है, तो उसे ये बिल ने अब एक हक में तब्दील कर दिया, एक राइट में। मतलब अब हमारा अधिकार है कि हमें ये अधिकार, मतलब ये टेस्टिंग का अधिकार दिया जाए। तो मतलब अगर आप किसी निजी अस्पताल में जाते हैं तो वो चार्जेबल रहेगा, लेकिन जहाँ तक सरकारी अस्पतालों का सवाल है वहाँ पे तो ये फ्री था ही, और इसे अब और बढ़ोतरी दी जाएगी, सारे अस्पतालों में इसे स्प्रेड किया जाएगा इस फ्री टेस्टिंग को। और ट्रीटमेंट की भी बात करी जा रही है कि फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है इसको फ्री में दिया जाएगा। और काउंसलिंग ये होता है कि यदि जैसे कि हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत मतलब कर्टन में ये सब बातों को डिस्कस करना इन्हें ठीक नहीं समझती, लेकिन अगर काउंसलिंग मतलब अगर एडोलसेंट जो बच्चे हैं जो मतलब 16 से 18 साल के हैं, 14 से 18 साल के एज ग्रुप के हैं, मतलब उनके लिए ये प्रावधान इसमें रखा गया 18 साल से कम आयु के बच्चों के लिए कि वो डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ के पास में जाके काउंसलिंग करेंगे। और टाइम पे स्कूल में डॉक्टर्स की टीम विजिट करेगी और मतलब पूरे क्लासेस को और स्कूल को एक एक करके काउंसिल किया जाएगा इस चीज़ के बारे में, ताकि बच्चे जो सामने खुद आके ये इन्फॉर्मेशन नहीं मांगते हैं उनको पहले से ये इन्फॉर्मेशन दी जा सके। और हॉस्पिटल्स में एक काउंसलर, एड्स काउंसलर ऑलरेडी हम देखते हैं कि जो थोड़े अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उनमें बैठाया जाता है। अब इन चीज़ों को नीचे लेवल तक, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तक स्प्रेड किया जाएगा अगर आप इस बिल को डिटेल में पढ़ें तो। 9th प्रोविजन है अर्ली डिस्पोजल ऑफ कोर्ट केसेस रिलेटेड टू एचआईवी पर्सन। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, देखिए कोई एचआईवी पर्सन है, उसको बार बार आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में घसीटेंगे तो मतलब उसके लिए काम बढ़ता है, उसके लिए ऑलरेडी वो पीड़ित है। तो उसके लिए यहाँ पे ये लिखा गया है जो पेशी पड़ती है कोर्ट में, उसको कोर्ट को ये कहा गया है, एक गाइडलाइन दी गई है कि आप उन पेशियों के बीच में टाइम कम रखें और एक ही सिटिंग में, एक ही हियरिंग में जो कोर्ट की जो पेशी होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा केस निपटाने की कोशिश करी जाए। और ये दूसरा काम इसमें यह है कि जैसे किसी एचआईवी पेशेंट की प्रॉपर्टी रखी गई है और वो प्रॉपर्टी का अगर वो सुलहनामा चाहता है, अपने किसी वैली वारिस को देना चाहता है, तो वो अपने जीते जी दे के जा सके। तो किसी भी तरह का कोर्ट केस है, चाहे वो क्रिमिनल है या सिविल है, यदि उसमें कोई भी एचआईवी पॉजिटिव पर्सन इन्वॉल्व है, यदि वो किसी भी एचआईवी पॉजिटिव पर्सन को अफेक्ट करता है, तो कोर्ट को ये गाइडलाइन दी गई है कि उसे जल्दी से जल्दी केस का निपटारा किया जाए। आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमने जल्दी ऊपर डिस्कस करे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम टटोल के उन्हें देखते हैं कि इसमें है। अब राइट्स ऑफ एचआईवी अफेक्टेड पर्संस बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स है। ऐसा होता है कुछ फैमिलीज़ में, यदि कि बच्चे को समहाउ, किसी बच्चे को एड्स हो गया तो उस बच्चे को परिवार अपने घर से निकाल देते हैं। ऐसा प्रावधान अब इस बिल में दिया गया है कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। उस बच्चे को यदि वो 18 साल से कम उम्र का है, बिलो 18 ईयर्स, तो उसे पूरा अधिकार है फैमिली के साथ में रहने का और अपने संबंधों को फैमिली के साथ में हैप्पी टाइम स्पेंड करने का। तो ये 18 साल से कम आयु की उम्र, यदि प्री में क्वेश्चन आता है तो इसे ध्यान रखना, ये 18 साल से कम का है सिर्फ। अगला पॉइंट ये है, इट प्रोहिबिट्स एनी इंडिविजुअल फ्रॉम पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन और एडवोकेटिंग। अब जैसे देखिए कि क्या होता है कि किसी डॉक्टर के पास में आपने मेडिकल जांच करवाई और
अगर वो आप कोई मतलब कोई एमिनेंट सिटीज़न है, आप कोई पुख्ता इंसान है, मतलब जो थोड़े अपना रुतबा रखते हैं, तो कोई संस्था, कोई हॉस्पिटल आपकी ये जानकारी पब्लिश नहीं कर सकता कि हाँ आप HIV पॉजिटिव हैं। तो उनके साथ रहने वालों के बारे में भी ये हेट्रेड की भावना, जो हीन भावना है, उसे फैला नहीं सकता, उसे इस ढंग से नहीं फैला सकता कि इस आदमी की इज्जत को या शान व शौकत को कोई झटका पहुंचे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो HIV पॉजिटिव पर्सन है। तो ये एक इसमें प्रावधान दिया गया है कि पब्लिश नहीं कर सकते आप इन्फॉर्मेशन। अगला प्रोविज़न सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई बच्चा जो 12 से 18 साल का है, यदि वो एक HIV पीड़ित फैमिली में रह रहा है और पूरी फैमिली HIV पीड़ित है, तो उसके जो भाई बहन होंगे, माँ बाप अगर दोनों HIV पीड़ित हैं, तो उसके जो भाई बहन होंगे उससे जो छोटे हैं, अगर बच्चा खुद माइनर है, फिर भी उस बच्चे को यहाँ पे ये अधिकार दिया गया है कि वो गार्जियन बन के रहेगा अपने छोटे भाई बहन का। स्कूल में जहाँ तक एडमिशन का सवाल है, जहाँ तक छोटे भाई बहन के प्रॉपर्टी में हिस्से की सवाल है, जहाँ तक छोटे भाई बहन का पूरी तरह से केयर का, गार्जियनशिप का सवाल है, वो 12 से 18 साल का जो बड़ा भाई या बहन है, उसको पूरा अधिकार दिया गया है गार्जियन एक्ट करने का यहाँ पे। अगला प्रोविज़न है नो कंपल्सरी डिस्क्लोजर एक्सेप्ट बाय अ कोर्ट ऑर्डर। अब जैसे कि हम देखते हैं कि अभी क्या है कि आप कभी किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप यहाँ पे ये लेने जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता है, जहाँ पे आपको ये मजबूर किया जाता है कि आप ये डिक्लेयर करें कि आप HIV पॉजिटिव नहीं हैं। तो अब ये दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। और देखिए आगे है, एजुकेशनल एडमिशन लेते के टाइम अगर आपको ये बोला जाता है कि आप HIV टेस्टिंग करवा के आओ, वो दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ शर्त यह है कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया है, कोई लीगल बैटल के चलते, कोई कानूनी दाव पेच के चलते, अगर कोर्ट ने कहा है कि HIV टेस्ट कराया जाए, तो ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, वरना ये अनिवार्य नहीं है कि आप ये डिस्क्लोज करें एम्प्लॉयमेंट लेते टाइम भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में। अब ये संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो अलग चीज़ है। जब हमारे यहाँ पे जॉबलेस ग्रोथ है तो कोई भी आदमी कुछ भी करने को तैयार है। तो ये चीज़ प्रैक्टिकली कैसी होगी, अब उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फैक्ट्स देख रहे हैं कि अब ऐसा प्रावधान रखा गया है। हाँ, ये कई मामलों में सही भी साबित होगा। तो ये चीज़ है, जैसे कोई HIV पॉजिटिव बच्चे हैं, वो जो हमारे राइट टू एजुकेशन एक्ट में एक प्रावधान है, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड सेक्शंस हैं हमारे, इसके EB जिसे बोला जाता है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के जो बच्चे हैं, अगर मान लो वो एड्स ग्रसित हैं, एड्स पीड़ित हैं, HIV पॉजिटिव हैं, तो कोई भी स्कूल या संस्था, कॉलेज, वो उन बच्चों को ये कह के मतलब एडमिशन देने से पहले ये कंडीशन नहीं रख सकता कि आप टेस्ट करवा के आएँ HIV पॉजिटिव होने ना होने का। तो ये एक इसमें ये है, अच्छा प्रावधान है ये। आगे देखते हैं, इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट HIV। ये हमने पॉइंट जो ऊपर देखे थे, हम उनका सिर्फ डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए, ऊपर तो हमने छोटा सा बुलेट पॉइंट समझ के इसे पढ़ा था, यहाँ पे इसे डिटेल में ये पॉइंट ये कह रहा है कि बहुत सारे ग्राउंड्स कि किन किन आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो पक्षपात होता है HIV पॉजिटिव लोगों के साथ में, उसे रोका जाएगा। यहाँ पे बाकायदा डेफिनेशन में ये क्लियर किया गया है, डिनायल कि बिल्कुल यदि मना कर दिया जाता है, टर्मिनेशन कि चलती हुई जॉब में या कोई आपकी स्कूल में एडमिशन है किसी बच्चे की, उसको भी ख़त्म कर दिया जाता है। डिसकॉन्टिन्यूएशन मतलब ख़त्म कर दिया एक वे से फिर दोबारा से। और अनफेयर ट्रीटमेंट मतलब कि प्रमोशन आपको भी मिलना था, लेकिन क्योंकि आप HIV पॉजिटिव कोई इंसान है तो उसे पॉजिटिव ये प्रमोशन उसका रोक दिया गया। या फिर यूँ कह लो कि उसे कोई और मतलब अच्छी पोस्टिंग मिलनी थी किसी अच्छे एरिया में, तो उसे वो पोस्टिंग नहीं दी गई, ये कह के कि आप ये जिम्मेवारी नहीं निभा पाओगे क्योंकि आप HIV पॉजिटिव हो। किन किन मुद्दों में? एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स में, मतलब कॉलेज में यदि किसी ने कैट क्लियर कर दिया तो सिर्फ इसलिए IIMs एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते कि वो बंदा, कोई भी बंदा या बंदी जो भी है वो HIV पॉजिटिव है, ये कह के एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट, चाहे वो IIT है, IIMs है, एम्स है, उनमें एडमिशन नहीं रोकी जा सकती। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो छोटे बच्चों को एड्स होता है उनके केस में ये ज़्यादा लागू होता है। अब तीसरी चीज़, हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज में मान लीजिए कि कोई इंसान अगर HIV पॉजिटिव है तो उसे ये नहीं कहा जा सकता कि आपका ट्रीटमेंट इस हॉस्पिटल में नहीं होगा, इस वार्ड में नहीं होगा क्योंकि आप HIV पॉजिटिव हैं। तो ये तरह के जो पक्षपात हैं, ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके साथ में, उस पर पूरी पाबंदी लगा दी गई है। रिजाइडिंग और रेंटिंग,
यदि कोई आदमी रेंट के लिए हाउस ढूंढ रहा है और उसका लैंडलॉर्ड उसे मना कर देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो HIV पॉजिटिव है, तो वो भी मना है। और रिजाइडिंग मतलब आप कोई यदि कोई अपना मकान खरीदता है किसी सोसाइटी में, लोग उसके खिलाफ पक्षपात करने लगते हैं कि वो HIV पॉजिटिव है। सोसाइटी के खुद के घर में सोसाइटी के लोग यदि आपके घर पे रहने पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो वो भी इसमें मना है। प्रोविज़न फॉर इंश्योरेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, यदि तो आप हष्ट पुष्ट हैं, कोई आदमी हष्ट पुष्ट है तो इसका इंश्योरेंस कर देंगी। यदि कोई आदमी HIV से पॉजिटिव है, इंश्योरेंस कंपनीज को पता है आज नहीं तो कल ये इसके मरने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उन्हें इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं दी जा सकती। अब वो आदमी अपनी फैमिली के लिए अपने मतलब अगर वो अपने प्लान कर रहा है कि मेरे उसके जाने के बाद उसकी फैमिली का होगा क्या, तो उसे इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं दी जाती, बेची ही नहीं जाती, वो पैसे देने को तैयार है तब भी। और स्टैंडिंग फॉर पब्लिक और प्राइवेट ऑफिसेज, आप SSC के लिए अप्लाई कर रहे हैं या UPSC के लिए अप्लाई कर रहे हैं या बैंक PO के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, अगर आप वहाँ पे उसमें मतलब अप्लाई करने के टाइम आपके साथ ये पक्षपात नहीं होगा कि आप HIV पॉजिटिव हो। और क्या इसका मतलब है पब्लिक ऑफिस का, अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हो तब भी पब्लिक ऑफिस से 2-3 रास्तों से जा सकते हैं, सिलेक्शन, इलेक्शन या सिफारिश। तो ये 3-4 रास्तों में इनमें कोई विघन नहीं डाली जाएगी। तो ये इसमें प्रावधान बाकायदा एकदम क्लियर कट रखे गए हैं। यदि कोई आदमी ऐसा करता है तो इसमें पीनल प्रोविजंस हैं, पेनल्टी के जो भी प्रोविजंस हैं, सज़ा के और फाइन के। आगे देखते हैं और सेलिएंट इसमें प्रोविजन। फ्रेंड्स ये देखेंगे इसमें ऑम्बड्समैन का प्रोविज़न रखा गया है बिल में। ऑम्बड्समैन क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट्स इसे अपॉइंट करेंगी, जो कि 6 माही रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को देगा। ऑम्बड्समैन क्या है, जो भी हमने जो देखा कि इन मुद्दों में कंप्लेंट्स कर सकते हैं HIV पीड़ित लोग या उनकी फैमिलीज़, लेकिन कंप्लेंट्स सुनने का कौन, उनका समाधान कौन करेगा, ये बॉडी बनाई गई है ऑम्बड्समैन। ये HIV पीड़ित पेशेंट्स की जो ग्रीवेंसेस होंगी उनको सुनेगा और उनका समाधान करेगा। और जो बॉडी पक्षपात कर रही है उन्हें स्ट्रिक्ट हिदायत देगा कि आप ये पक्षपात नहीं करें और इनको एम्प्लॉयमेंट दें या इनको हाउस रेंट पे दें। और ये पावर्स जैसे ऑम्बड्समैन को दी गई हैं। और ऑम्बड्समैन ये रिपोर्ट्स 1 साल में नहीं 6 साल में, याद रखना ये प्री में या मेंस में, ये 1 साल 6 महीने है यहाँ पे, 1 साल नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, ये 1 ईयर है यहाँ पे। और दूसरा चीज़ इंटीग्रेशन अप्रोच है इसमें। बिल में ये रखा गया है कि कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं और नया लाया जाएगा, इसमें कोई एलोकेशन नहीं करा गया है बिल में। ये कहा गया है जो पहले से जो स्कीमें चल रही हैं, जो पहले से जो भी मतलब एजुकेशन कम्युनिकेशन प्रोग्राम हैं, हम ऑलरेडी सरकार अस्पतालों के ज़रिए जो भी ये मतलब सुविधाएं फ्री टेस्टिंग की और ये सब प्रोवाइड करती हैं, तो उन्हें और बढ़ाया जाएगा, उन फैसिलिटीज़ को और बढ़ाया जाएगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा कोई डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं होगी, कोई नर्सिस की नियुक्ति नहीं होगी, कोई और मेडिकल स्टाफ नहीं आएगा, कोई एक्स्ट्रा सिरिंजेस नहीं ली जाएंगी, कोई एक्स्ट्रा किसी भी तरह का खर्चा नहीं किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक डिबेटेबल चीज़ है कि ऐसा कैसे। पहले ही हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स के पास में टाइम कम होता है, 100 की लाइन हमेशा डॉक्टर के रूम के बाहर लगी रहती है, बशर्त ये है कि डॉक्टर अस्पताल में आए, तो अगर सरकारी अस्पताल की बात करें तो। अब इसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट का जो हमने ऊपर प्रोविज़न देखा था, ये सिर्फ यहाँ पे ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ तभी आप कर सकते हो किसी का टेस्ट या ट्रीटमेंट जब उस बंदे को आपने पहले इन्फॉर्मेशन दे दी, और इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने उसकी सहमति ले ली कि अच्छा ठीक है आप उस पर टेस्ट कर रहे हो, उसका ब्लड टेस्ट कर रहे हो। और डिस्क्लोजर ऑफ HIV स्टेटस कि मतलब अगर आप उसका HIV स्टेटस डिस्क्लोज करना चाहते हो, मान लो कि आप किसी हॉस्पिटल में गए, कोई इंसान किसी हॉस्पिटल में गया और हॉस्पिटल में उसने ब्लड टेस्ट कराया, और ब्लड टेस्ट होने के बाद उसने वो रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी से शेयर करने को कहा हॉस्पिटल ने कि हम ये शेयर कर लें, आप HIV पॉजिटिव हैं, तो उस बंदे का कंसेंट लिया जाएगा, यहाँ पे सहमति ली जाएगी। अगर वो कहता है कि आप इंश्योरेंस कंपनी को बता दो क्योंकि उसे इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, तब ये दिया जाएगा, वरना ये शेयर इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करी जाएगी, उसका ये स्टेटस HIV पॉजिटिव स्टेटस यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, इवन इंश्योरेंस कंपनी तक को भी। तो ये कहाँ पे नहीं लागू होगा, जहाँ पे कि कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया है कि इस इंसान का पता करो कि ये HIV पॉजिटिव है या नहीं। और हाउएवर ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट वहाँ इन सब चीज़ों में नहीं चाहिए। कहाँ कहाँ नहीं चाहिए, अगर कोई लाइसेंस ब्लड बैंक है जहाँ पे आप ब्लड डोनेट करने गए, तो वहाँ पे वो चेक कर सकता है कि आप HIV पॉजिटिव तो नहीं है, ताकि HIV पॉजिटिव पेशेंट का ब्लड किसी आम पेशेंट को ना दे दिया जाए। यहाँ पे ये चीज़ रखी गई है कि ब्लड बैंक को बताना ज़रूरी नहीं है।
कोर्ट ऑर्डर हमने देख लिया। मेडिकल रिसर्च में जैसे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसे PGI-MER है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट एंड मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च का कोई इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे रिसर्च के लिए अगर ब्लड लिया जा रहा है तो कंसेंट ज़रूरी नहीं है। बस शर्त ये है इन चारों चीज़ों में, एक एपिडेमियोलॉजिकल पर्पसेस देख लेते हैं कि कितनी बार कोई इंसान बीमार हो रहा है, ये डेटा चेक करने के लिए कि HIV पेशेंट कितनी बार बीमार पड़ते हैं। वो कुछ बड़ा रिसर्च के लिए जो भी करना है उसके लिए इन्फॉर्म्ड कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ शर्त ये है कि HIV स्टेटस टेस्ट जो है वो एनोनिमस रखा जाएगा, उसकी पब्लिशिंग नहीं करी जाएगी, वो अखबार में नहीं छापा जाएगा, वो डिस्प्ले बोर्ड पे नहीं लगाया जाएगा अस्पताल में, सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए गुप्त रूप से उसे रखा जाएगा इस जानकारी को। अब अगला पॉइंट ये देखते हैं, एस्टैब्लिशमेंट्स कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ HIV पॉजिटिव पर्सन। जो है ये एस्टैब्लिशमेंट्स हैं ऊपर वाली, जैसे ब्लड बैंक है, मान लो कोई पर्सन A वहाँ पे गया, उन्होंने उसका टेस्ट किया और वो रिपोर्ट उसकी यूं ही छोड़ दी, वो रिपोर्ट नर्स के भी हाथ में लग रही है, वो रिपोर्ट और जो एंसिलियरी स्टाफ होता है, छुटपुट चपड़ासी और ये सब, उनके हाथ में भी वो रिपोर्ट लग रही है। तो ये कहा गया है कि डेटा प्रोटेक्शन मेजर्स, ये संस्थाएं जो हैं, चाहे वो कोर्ट भी है, एक पेशेंट की ये जो जानकारी है इसे गुप्त रखने के लिए ये कदम उठाएं। ये कदम क्या हो सकते हैं? डिजिटल लॉकर हो सकता है, जो रिपोर्ट है पेशेंट की वो डिजिटली लॉक रखी जाए। डिजिटली लॉक का मतलब ये होता है कि आप पासवर्ड डालेंगे तभी वो कोई उस रिपोर्ट को खोल पाएगा। और क्या कह सकते हैं इसमें डेटा प्रोटेक्शन मेजर में, जिस भी कंप्यूटर में ये इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी वो मेन मतलब आपके वेब इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होगा। जैसे कि मतलब ये नहीं है कि वो सारे ओपन कंप्यूटर से कनेक्टेड है, ऐसा नहीं हो कि कोई उसे हैक करके सारी जानकारी निकाल ले। तो वो इंटरनल आपका जो सिस्टम है वो उससे कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, इंटरनेट सिस्टम से, इंटरनेट से और इंटरनेट से। तो ये इसमें सेफगार्ड्स होते हैं, डेटा प्रोटेक्शन मेजर्स बोलते हैं इन्हें। तो वो स्टैंड अलोन कंप्यूटर होगा और उसे एक ही व्यक्ति को ऑपरेट करने की अनुमति दी जाएगी, ये नहीं कि वो कॉमन कंप्यूटर होगा। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। अब हम इसके एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला जो HIV कम्युनिटी ने, जो NGOs HIV बिल की कॉज की तरफ बढ़ रहे थे, काम कर रहे थे इतने सालों से, 2014 में हमने देखा ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था। अब जो लोग इस दिशा में इतने समय से काम कर रहे थे, उन्होंने ये आपत्ति जताई है कि ये बिल जो है कॉम्प्रोमाइज़ करता है राइट टू एक्सेस लाइफ सेविंग एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। मतलब पहले क्या था कि राइट था ये, अब इसमें ये एज फार एज पॉसिबल कि जहाँ तक संभव रहेगा सरकार इसे प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। क्लॉज 14 को अमेंड कर दिया गया है। 2014 बिल में ये था कि हाँ, अनिवार्यता से मतलब अनिवार्य रूप से गवर्नमेंट इसे प्रोवाइड करेगी। ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, एज फार एज पॉसिबल कि जहाँ तक संभव होएगा वहाँ तक। तो ये जो अभी भी इसको मतलब राइट नहीं बनाया गया है HIV ट्रीटमेंट को। जो लोग HIV पॉजिटिव हैं उनके लिए ये अधिकार नहीं है कि वो फ्री में अब ट्रीटमेंट लेने जा सकते हैं, क्योंकि ये अमेंडमेंट कर दी गई है। अब दूसरा प्रोविजन देखते हैं। क्लॉज 22 ऑफ द करंट बिल सिंपली स्टेट्स द वर्ड्स इंजेक्शन सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। अब इसमें यह है कि पहले क्या था कि इंजेक्शन सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स के चलते इंजेक्टेबल्स के लिए पैसा खर्चने की बात करी गई थी। तो अब इन्होंने सिर्फ ये कर दिया है, कोई रूल नहीं रखा गया कि अगर कोई आदमी ये डोनेट करता है, सिरिंजेस इंजेक्टेबल्स इंजेक्शंस डोनेट करता है और उन्हें वापस ले जाता है और उन्हें रिसाइकल करके फिर दोबारा करता है, तो उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। लेकिन पहले ये था कि अगर आपने सिरिंज दे दी, इंजेक्शन एक बार यूज़ हो गया तो उसे आपको डिस्पोज ऑफ करना होगा। लेकिन अब ऐसा कोई प्रोविज़न उसमें नहीं छोड़ा गया। उसमें सिर्फ ये है कि अगर कोई आदमी इंजेक्शन सेफ्टी रिक्वायरमेंट डोनेट कर रहा है या कोई NGO डोनेट कर रही है और वो वापस उन्हें ले जाना चाहती है तो वो ले जा सकती है। तो इसमें दिक्कत ये है कि हो सकता है वो फिर दोबारा से यूज़ हों, उन्हें स्टेरिलाइज प्रॉपरली ना किया जाए। तो ये बिल में स्पेसिफाई नहीं किया गया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो ये एक चीज़ है। अब जो हमने ये पॉइंट डिस्कस किया, नो एक्स्ट्रा फाइनेंशियल आउटले। ऑलरेडी मिड डे हमने देखा कि बहुत सारी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री की जो स्कीम्स हैं, आप जैसे कह लो जननी सुरक्षा योजना या ये आपकी मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, उनके अंडर बेनिफिट कम कर दिए गए हैं, ठीक है। और जो हमने देखा कि मेडिसिन फ्री में औषधि सेंटर्स खोले जा रहे हैं, उनका भी अभी क्लियर डायरेक्शन में काम नहीं चल रहा है। तो हेल्थ का बजट ऑलरेडी कम है। हमने हेल्थ पॉलिसी पे मैंने एक वीडियो बनाया है स्टडी IQ में, आप वो देख सकते हैं। हमारा हेल्थ बजट 1.4 है, जबकि WHO कहता है कि 5% होना चाहिए। चलो WHO तो बड़ी बड़ी बातें करता ही है। आम तौर पे 2.5% हम
2010 तक हमें ये अचीव करना था। पुरानी जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी 2002 की, उसमें ये प्रावधान था कि 2010 तक हम 2.5% एक्सपेंडिचर करेंगे हेल्थ पे अपने जीडीपी का हर साल। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसमें कहा गया कि एचआईवी बिल पे हम फाइनेंशियल आउटले ही नहीं दे रहे कोई। ये जो पहले डिफरेंट हेल्थ के लिए जो आउटले दिया गया है, जो बजट में प्रावधान है, उन्हीं से काम चलाओ। अब चौथी चीज़ ये है, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है। हमने तो बोल दिया आप स्टेट्स ऑम्बड्समैन बनाएंगी, स्टेट्स इनको फ्री उपचार भी करेंगी, फ्री टेस्टिंग भी देंगी। लेकिन अगर स्टेट्स नहीं करेंगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर लेगी? तो इस सेंस में पॉइंट यहाँ पे ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें स्टेट्स को सपोर्ट करना चाहिए था। अब सपोर्ट कैसे करना चाहिए था? हमने एक चीज़ सुनी है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ये कर लेती कि 75% हिस्सा खुद देती स्कीम का, 25% स्टेट्स को बोलती। अच्छा नहीं, चलो ये ज़्यादा हो जाता है सेंटर के लिए भी, 60 खुद कर देती, 40 स्टेट्स को बोलती। अब स्टेट्स बोलते हैं कि हमें करना होगा तो हम करेंगे। अब जैसे पंजाब का एग्जांपल लें, पंजाब में कैंसर ज़्यादा फैल रहा है। एक डिस्ट्रिक्ट्स, 3-4 जो ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक ग्रुप है इनका, वहाँ पे कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है ड्यू टू आर्सेनिक इन वाटर। अब पंजाब बोलेगा कि हम इस पे स्कीम चलाएं कैंसर की, फ्री कैंसर के इलाज की, या फ्री एड्स की चलाएं। तो स्टेट्स के अपने अपने कंडीशंस हैं। तो ये कंडीशंस को बिल, मतलब यूनिवर्सल जो सेंट्रल लेवल पे जो बिल बना दिया गया है, वो उन्हें ध्यान में नहीं रखता कि उन्हें स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। अब किसी स्टेट में एचआईवी की पेशेंट्स की मात्रा कम है, काउंटिंग कम है, तो वहाँ पे हम कैसे कर लेंगे? हाँ, जहाँ तक एजुकेशन कम्युनिकेशन का प्रोग्राम है कि अवगत कराना है, लोगों को अवेयर कराना है कि ऐसी एक बीमारी है, इस बीमारी का शिकार होने से बचने के लिए आप क्या क्या करें, वहाँ तक तो ये ठीक है। लेकिन आप फ्री उपचार दें, सब कुछ दें, वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है कि स्टेट्स बोलते हैं कि पहले डॉक्टर कम है, हम इनका काउंसलिंग के लिए डॉक्टर कहाँ से लेके आएँ। तो ये इसका एनालिसिस था फ्रेंड्स। अब इसमें यही आपको कहना चाहूँगा, एक तो ये ध्यान में रखना, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है। दूसरा, इसको अगर नेशनल हेल्थ पॉलिसी के साथ में देखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आगे मैंने एक और स्लाइड बनाई है, इस पर देखते हैं अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब ये तो चलो बिल, अक्सर ऐसा होता है कि यूपीएससी ये बिल विल पे ये मेंस के लिए छोड़ देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसे पढ़ना, मतलब बिल मेंस के लिए छोड़ देती है। जो नए एक्ट बने हैं, यूपीएससी बैकग्राउंड में जाती है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जैसे कि इसके टारगेट्स क्या हैं और कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो मतलब इसमें अभी प्रचलित हैं, उनमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए इस स्लाइड को थोड़ा 2 मिनट में डिस्कस करते हैं। ये मैंने अपने नोट्स में से ये चीज़ें निकाली, और थोड़ा मेरा यूपीएससी में जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि प्री के लिए ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप लोग नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम अच्छे से देख लें, इंडिया ईयर बुक में दे रखा होगा, हेल्थ वाला जो चैप्टर है, इसे प्लीज़ देख लें, इसे नज़रअंदाज मत करें वरना फिर प्री आपको नज़रअंदाज कर देगा। अब ये है इसमें, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ NACP4 इज़, NACP फेज़ 4 चल रहा है अभी। 1, 2, 3 फेज़ कब हुए थे, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। 1997, फिर अगला कब हुआ था वो देख लेना आप लोग, क्योंकि सारा कुछ यहीं बता दूंगा तो फिर फ़ायदा क्या होगा। रिड्यूस इन न्यू इन्फेक्शंस बाय 50%, इसका टारगेट है न्यू इन्फेक्शंस। बिल का क्या टारगेट है? बिल बोलता है कि प्रिवेंट करो टोटली, ठीक है। अब ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा गाइस। इंक्रीजिंग एक्सेस एंड प्रमोटिंग कॉम्प्रीहेंसिव केयर। कॉम्प्रीहेंसिव केयर इज़ द बेस्ट केयर। अगर मतलब हम हर चीज़ में देखें, हाइजीनिटी, फिर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज होती हैं, वो भी नहीं होनी चाहिए। ये STDs आर अ स्टेप टूवर्ड्स HIV। तो अगर एक इंटीग्रेटेड केयर लेके चलेंगे, कॉम्प्रीहेंसिव मतलब हर रूप से केयर करनी है, वो चीज़ अगर हम प्रमोट करेंगे तो ये सब जो जानलेवा बीमारियां हैं ये भी नहीं होंगी। कॉम्प्रीहेंसिव सपोर्ट, तो आपको ये देखना होगा NACP 1, 2, 3, 4 और नाको कब इस्टेब्लिश हुआ, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और फ्रेंड्स ये मेरे नोट्स में से मैंने ये लिख रखी थी तो मैंने निकाल दी यहाँ पे, लोपिनावीर एंड रिटोनावीर पैलेट्स। तो ये आप इसको ध्यान देना कि ये याद रख लो अपने कहीं भी स्टिकी नोट पे या छोटे मोटे कहीं पे लिख के रख लो इसे। यूज्ड टू ट्रीट HIV इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन, इसके बारे में न्यूज़ आई थी। ये सिप्ला बनाती है इसको, और ये अभी स्कैरसिटी में है, मतलब इनकी पूर्ति नहीं हो रही क्योंकि गवर्नमेंट ने, नाको ने बजट कट के चलते इनको टाइम पे सिप्ला को पेमेंट नहीं करी। तो सिप्ला तो प्राइवेट प्लेयर है, तो सिप्ला ने बोला कि मैं बनाऊं क्यों। तो ये कंट्रोवर्सी चल रही है। अब नाको ने इसका टेंडर दिया है बनाने का सरकारी कंपनी को। तो वो कौन सी सरकारी कंपनी को दिया है, थोड़ा जानने का आप खुद कष्ट करें, मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा। अगर आप खुद जानेंगे तो वो ज़्यादा देर तक आपकी मेमोरी में रहेगा। और जब उसे चेक करेंगे, एक हिंट दे दे रहा हूँ, तो ये चेक कर लेना क्या वो मिनी रत्ना कंपनी है या नहीं है, ठीक है।
तो मैं एक क्यूरियोसिटी आपकी अराउज़ कर दे रहा हूँ वीडियो के एंड में, ताकि वीडियो ख़त्म और मतलब आप भी शांत नहीं हो जाएं, थोड़ा बुक खोलें, इंडिया ईयर बुक खोलें, एक चीज़ इसमें से पढ़ के, या फिर पीआईबी पे खोल के इसे चेक कर लें। अब हमने यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि नाको के पास में इतने फंड्स नहीं थे कि ये जो बच्चों के लिए ये ड्रग बनती है उसे बनाने के लिए फंड्स नहीं है, और गवर्नमेंट यहाँ पे ये कह रही है कि एक्स्ट्रा फंडिंग नहीं चाहिए हमें, ये बिल का खर्चा पुर्चा जो है वो इसी में पहले वाली स्कीम्स जो चल रही हैं फ्रेंड्स उसी में से निकल जाएगा। तो ये एक क्रिटिसिज्म के लिए अच्छे पॉइंट्स हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। So this was all in the analysis of this bill, friends. Hope you like this video, and please come up with the comments regarding the feedback की weaknesses क्या हैं, और if you really liked this video, that also you should share in your comments. Thank you.